जय हिंद एवरीवन, आपका फिर से स्वागत है पैट्रियोटिक आईएएस में। और हमारा ये सेशन होगा आईएएस पीसीएस वाला डेली करंट अफेयर्स। इसके अंदर में आज के जितने भी मुख्य न्यूज़ हैं और जितने भी आर्टिकल हैं उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नियर अबाउट 11 न्यूज़ एंड एडिटोरियल है जिसको आज हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। जो पहला न्यूज़ हम लोग लेने वाले हैं वो ग्रीक के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं इंडिया में, और उनका जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट डीलिंग चल रही है उस पे है। वन ऑफ दिस इज द IMEC। व्हाट इज दिस IMEC? ये है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हम लोग बनाना चाहते हैं। इन्होंने बोला है कि गाजावाद चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन हम इसको प्रोग्रेस करते हैं। तो दिस विल बी अंडर द GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन, और मेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। Then we will study this union cabinet approved 100% FDI in the space sector। तो अभी देखते हैं कि 100% क्या सब में है कि किसी किसी में है, काफी इंपॉर्टेंट है। GS पेपर 3 जो इन्वेस्टमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए पढ़ेंगे इसको। देन वी विल स्टडी कि गवर्नमेंट ऑफ द असम दे हैव ब्रॉट विद द मैजिकल हीलिंग के अगेंस्ट में एक लॉ ला रहे हैं। ये हमारे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से हो जाएगा, GS पेपर 1 और मेंस स्पेसिफिक हो जाएगा, ठीक है ना। देन वी विल स्टडी C-20 क्रायोजेनिक इंजन। इसको हमने टेस्ट किया है फॉर द ह्यूमन रेटेड गगनयान मिशन। ह्यूमन रेटेड मतलब ये जो लॉन्च है उस पे हम ह्यूमन को भेज सकते हैं, कैपेसिटी है इसकी। तो GS पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेंस स्पेसिफिक होगा। Then we will study the pact between the tribal affairs minister and the Ayush ministries for the health screening। तो ये हमारा दो पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो गया, एक तो हेल्थ ऑफ द पीपल एंड दूसरा की ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए है। तो GS पेपर 1 भी हो जाएगा, GS पेपर 2 में भी ये आ जाएगा, मेंस स्पेसिफिक है। Then we will study this electoral season and the restructuring of the health। तो ये कहा किसके लिए बात करें कि हेल्थ सिस्टम जो अभी इलेक्शन टाइम आ गया, तो हमने जो वादा किया था, क्या टारगेट रखा था, क्या उसको पहुंच पाए, नया क्या हमें एम बनाना चाहिए, उसके बारे में है। तो अगेन GS पेपर 2 हेल्थ सेक्टर मेंस स्पेसिफिक है। वर्क प्लेस मस्ट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट ऑफ द वीमेन। कल इसका जजमेंट देखे थे, वही का आज रिपीटेशन है, तो थोड़ा सा ब्रीफ में रिकैप करेंगे। GS पेपर 2 GS पेपर 1 दोनों में हो सकता है, क्योंकि इसको हम वीमेन जो है सोसाइटी के अंडर में भी पढ़ सकते हैं, सोशल जस्टिस जो GS पेपर 2 है उसमें भी पढ़ सकते हैं। देन वी विल स्टडी द बियॉन्ड द शेल्टर डेवलप नीड्स विद इन द 4 वॉल्स। तो यहाँ पे जो हाउसिंग को लेकर अभी गवर्नमेंट ने बोला था, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी बोला था जब इंटरिम बजट वो पास कर रही थी, जब उस पर स्पीच दे रही थी, तो उसमें भी उन्होंने बोला था कि 2 करोड़ हम लोग घर बनाने जा रहे हैं 5 सालों में, और अब हम लोग जो मिडिल इनकम वाले हैं उनके लिए भी हम कुछ प्रोविजन लाएंगे। तो गवर्नमेंट स्कीम GS पेपर 2। देन वी विल स्टडी द एन अनडिक्लेयर वॉर विद द नेचर। जो ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस पे बेसिस होगा, इन्वायरमेंट पेपर 3 GS पेपर 3। ओके। देन वी विल स्टडी इंडिया ने स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट बढ़ा लिया है, 1% से 2.5% किया है 10 सालों में। तो देखेंगे कि क्या एम था, क्या हम पहुंच पाए हैं, और क्या अभी कितना एम गोल्स अभी हमने जो अपॉर्चुनिटी थी कैसे मिस किया है, और क्या गोल फिर से टारगेट करना चाहिए। लास्ट में हम पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमंग द स्टेट्स। जो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है सेंटर और स्टेट के बिटवीन में जो डिवाइड होता है रेवेन्यू, और फिर से स्टेट्स के बीच में होता है, उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम करते हैं, वो सब पढ़ेंगे वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे देखिए, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर मित्सोटाकीस, ठीक है ना। तो अभी इन्होंने बोला है कि लेट्स प्रोसीड विद द IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर डिस्पाइट गाजा वॉर, ग्रीक PM टेल्स इंडिया। बिसाइड दैट इन्होंने बोला है कि क्या है ये IMEC। इसको आप देखिएगा कि ये स्टार्ट हुआ था G20 मीटिंग की समिट थी न्यू दिल्ली में, तब इसका हमने स्टार्ट किया था। इसके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है, हमारा जो खास मित्र फ्रांस, UAE, ठीक है, ये तो हमेशा याद रहेगा। उसके सिवाय में
यूरोपियन यूनियन, जर्मनी, इटली, मॉरिशस एंड सऊदी अरेबिया। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड दिस इज द अल्टरनेटिव टू द वन रोड वन बेल्ट। तो जहां पे भी ये आए आप इसको, इस पॉइंट को जरूर लाइएगा। और क्या हम ग्रीक और हमारे बीच में क्या हुआ है, जो जो हमारा ट्रेड है इंडिया एंड ग्रीस के बीच में, उसको डबल करना चाहते हैं। वी वांट टू फाइनलाइज ए मोबिलिटी एंड माइग्रेशन पैक्ट टू रेगुलेट द लीगल माइग्रेशन। जैसे हमारे वहाँ के लोग ग्रीस में जाते हैं, ग्रीस के लोग यहाँ पे आते हैं, तो वीजा को लेकर इश्यू होता है, कितने दिन तक उनकी फैमिली के कितनी फैमिली मेंबर रह सकती है, ये सब को हम लोग कहते हैं कि माइग्रेशन पैक्ट। ओके, फिर हम देखते हैं कि जहां पे भी यूरोप आता है वहां पे को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट इनटू द मिलिट्री हार्डवेयर तो आएगा ही। फ्रांस हो, जर्मनी हो, हम कहते हैं कि भाई अपनी टेक्नोलॉजी हमें दो, हमें इसकी नीड है, और वो कहते हैं कि हमें अपना मार्केट दो, आपके पास काफी ज्यादा मार्केट है, पीपल पॉपुलेशन नंबर 1 हो गए हम लोग, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया। तो ये हमारा स्ट्रेंथ भी है, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट, बिसाइड दैट यू शुड नो दैट जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका एक बार पाथ देख लेते हैं। थोड़ा सा उसका मैप मैं दिखा दूं ताकि थोड़ी सी क्लियरिटी आपको हो जाए। ये है मुंबई एंड कुंडला, गुजरात से होगा। मुंद्रा एयरपोर्ट, ये जो पोर्ट है मुंद्रा जो एयरपोर्ट है, प्राइवेट है, अदानी ग्रुप का है। तो यहाँ से होके हम यहाँ पोर्ट से जाएंगे बाय द सी रूट, मरीन रूट, जेबेल अली, देन वी विल प्रोसीड टू द रियाद। यहाँ से आते थे, ये हाफिया है जो इजराइल का पोर्ट है, और यहाँ से हम ग्रीस चले जाएंगे और एंट्री मारेंगे यूरोप को। पाइरियस इस ग्रीक पोर्ट का नाम है, तो प्लीज रिमेम्बर। टर्की थोड़ा सा किनारे है, इसको भी हम इसके अंडर में लाने वाले हैं, तो वी विल सी इट एज वेल। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो ये है कि मणिपुर हाई कोर्ट रिमूव्स द पोर्शन ऑफ इट्स ऑर्डर ऑन द एससी टैग फॉर द मीसी। यही जो ऑर्डर था ना, इसी ऑर्डर के बाद अगले दिन से ही सिविल वॉर स्टार्ट हो गया था मणिपुर में। आज इसको रिमूव कर दिया, मतलब नियर अबाउट मोर देन 200 पीपल हैव डाइड, 60,000 पीपल हैव द डिस्प्लेस्ड। उसके बाद इन्होंने कहा कि चलो अब हटा ही देते हैं, ये है, ठीक है ना। तो यू शुड रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो एक अच्छा सा खूबसूरत सा पिक्चर है, इसको देख लीजिए। ये एक गुलमर्ग है, कश्मीर, जो हमारा जन्नत जाना जाता है। वहां पे 4th खेलो इंडिया विंटर गेम चल रहा है, तो याद रखिएगा 4th खेलो इंडिया विंटर गेम गुलमर्ग में। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स 100% एफडीआई इन द स्पेस। तो यहाँ पे देख के लग रहा है कि स्पेस के किसी भी सेक्टर में 100% ऑटोमेटिक रूट से आइए आप स्टार्ट कर दीजिए, ऐसा नहीं है। 100%, 74%, 49%, 3 कैप है, प्लीज याद रखिएगा। 100% सिर्फ कंपोनेंट में है। द 100% एफडीआई थ्रू द ऑटोमेटिक रूट for the manufacturing of components and the system subsystem of the satellite ground segment and the user segment component। जैसे एक 3 पार्ट होते हैं, एक तो लॉन्च पैड होता है, एक तो सैटेलाइट होता है, और सैटेलाइट के अंदर में भी काफी पार्ट होते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन ऐसे दिखता है, पर उसके अंदर में छोटे छोटे वायर होते हैं, चिप्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, सब मिला के आपका मोबाइल होता है। तो कुछ पार्ट ये बना सकते हैं 100% के साथ। जैसे ये है, ये मिसाइल लॉन्च हो गया, और सैटेलाइट क्या हो गया, ये सैटेलाइट हो गया। ये सैटेलाइट जो इसके अंदर में होता है, जिसको हम इसको लेके प्रोजेक्ट करते हैं, फिर अब उसको भेजते हैं स्पेस में। और इसके अंदर, सैटेलाइट के अंदर में, ये देख रहे हैं छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, अब इसको छोटा सा पार्ट है, ये बनाने की कोई कंपनी खोल सकती है, 100% उसको दिया जाएगा। लेकिन अगर पूरा ये सैटेलाइट बनाना चाहे तो 74% है। 74% से ज्यादा जाना है तो आप गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल लीजिए। बियॉन्ड 74% यू नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट। और जो लॉन्च पैड है ना, ये वाला लॉन्च पैड, उसमें तो 49% ही ऑटोमेटिक रूट से है। 49% का मतलब कि जो ओनरशिप होगा, मैनेजमेंट होगा, वो आपके पास नहीं होगा, वो इंडियन के पास ही रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर द दिस न्यूज।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, असम से है। असम स्टेट गवर्नमेंट ने एक बिल लेके आई है अगेंस्ट द मैजिकल हीलिंग। मैजिकल हीलिंग क्या हुआ, मुझे कोई तबीयत खराब हुई, कुछ भी हुआ, मैं गया किसी पादरी, बाबा, मौलवी, किसी के पास गया, उन्होंने जादू मंत्र मारा, कहा कि अब ठीक हो जाएगा। इससे क्या होता है कि और तबीयत खराब होने लगती है, लोग हॉस्पिटल नहीं जाते, इन्हीं के भरोसे रह जाते हैं, कई बार डेथ हो जाती है। तो ये हमने देखा है कि असम में इन्होंने बोला है कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो हीलिंग के नाम पे, मैजिकल हीलिंग के नाम पे लोगों को कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको इन्होंने कहा है कि कर्व इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म का मतलब होता है कि आप दिस मिशनरी सोज देयर डिफरेंट टाइप ऑफ द मैजिकल थिंग, मतलब वो तो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि दिस इज द डिवाइन ब्लेसिंग इज इंट्रिंसिक टू द रिलीजियस वर्शिप वेदर इन द टेम्पल, मॉस्क और द चर्च। और यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो प्रोटेक्ट करता है, फंडामेंटल राइट्स है। तो इन्होंने कहा है कि देयर शुड बी द डिफरेंस बिटवीन द मैजिकल दिस हीलिंग एंड द व्हाट इज द वर्शिप एंड द एसोसिएशन विद द रिलीजन। तो दिस इज ऑल अबाउट, इसमें इन्होंने असम दूसरा स्टेट हो गया, इसके पहले अरुणाचल प्रदेश ने ऑलरेडी इसको पास किया है, तो इसको भी याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। इसमें पेनाल्टी भी है, पनिशमेंट है 1 ईयर्स तक का। पहली बार अगर इन्होंने वायलेट किया तो 1 ईयर का पनिशमेंट है, 50,000 रुपीज का पेनाल्टी है। अगर रिपीटेड हो रहा है तो 5 ईयर के लिए जेल और 1 लाख रुपए भी देना पड़ेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट। यहाँ पे असम क्रिश्चियन फोरम है, उन्होंने कहा है कि हीलिंग इज और इन और कॉन्टेक्स्ट इज नॉट द सिनोनिमस विद द proselytization. It is compassionate response to the human suffering irrespective of the religious affiliation. Okay, so please remember all this thing. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ये देखिएगा, ये काफी अच्छा पिक्चर है। ये ट्राइबल फेस्टिवल है, इस ट्राइबल फेस्टिवल को कहते हैं मेडाराम जात्रा, और ये तेलंगाना से रिलेटेड है। यहाँ पे जो डिवोटीज होते हैं वो भगवान जो इनके हैं डिटीज हैं, समक्का, सदलम्मा, इनको ये लोग गुड़ चढ़ाते हैं और अपना जितना वेट होता है उतना वेट का गुड़ देते हैं। जैसे अगर इनका वेट, जैसे मेरा वेट अगर 65 kg है तो 65 kg का मैं गुड़ दूंगा। तो ऐसा है, ये रिचुअल्स है। ये अभी एशिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेस्टिवल में आने लगा है आजकल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जीएस पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पे कि इसरो की टेस्ट ओवर CE-20 क्रायोजेनिक इंजन इज नाउ ह्यूमन रेटेड फॉर द गगनयान मिशन। सो व्हाट इज दिस क्रायोजेनिक इंजन? क्रायोजेनिक इंजन होता है जिसमें हम प्रोपेलेंट को काफी माइनस टेम्परेचर पे रखते हैं। माइनस का मतलब 0 पे तो बर्फ हो जाता है, ये 150 -150, आप समझ सकते हैं। -150 मतलब इतना ठंड वाले पे रखते हैं, और इसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में यूज करते हैं। तो दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी डिफिकल्ट। स्टार्टिंग में हम बार बार फेल हो रहे थे, ये हमने रसा से लेने की कोशिश की थी, रसा ने बीच में मना कर दिया, तो खुद हमने सीखा है। सेल्फ लर्न हम लोग हैं। तो अभी हम गगनयान, जो मिशन गगनयान जिसमें हम ह्यूमन को भेजने वाले हैं स्पेस में, उसमें हम इस इंजन का यूज कर रहे हैं, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज होगा। तो प्लीज रिमेंबर ऑल दिस थिंग। ह्यूमन रेटेड का मतलब होता है कि ह्यूमन कैपेबल है, ये जो इसकी कैपेसिटी है टू एबल टू सेफली ट्रांसपोर्टिंग ह्यूमन इन द स्पेस, तो ह्यूमन रेटेड कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड आयुष मिनिस्ट्री, इन्होंने साइन किया पैक्ट फॉर द हेल्थ स्क्रीनिंग। तो एक तरीके से ये जीएस पेपर 2 में हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट स्टैंड फॉर द सोशल जस्टिस, क्या क्या स्टेप है, सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसमें क्या बोला है कि दोनों मिनिस्ट्री कोलैबोरेट करें ताकि द स्क्रीनिंग एंड मैनेजमेंट प्रोग्राम for about 20,000 tribal students into the 55 एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल। तो नंबर ऑफ द, ये क्या है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल, जहाँ पे कि उन्हीं के इन्वायरमेंट में ट्राइबल स्टूडेंट के लिए हॉस्टल बनाया जाता है, वहीं पे वो पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, और वहाँ का इन्वायरमेंट एकदम फॉरेस्ट जो इन्वायरमेंट होता है वैसा बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि जो
ट्राइबल स्टूडेंट है, ट्राइबल पीपल, ट्राइबल चिल्ड्रन, उनके अंदर काफ़ी कुछ जो डिजीज है जैसे कि एनीमिया है, हीमोग्लोबिनोपैथी, मैलन्यूट्रिशन, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब के लिए हम स्क्रीनिंग करवाएंगे ताकि जल्दी से जल्दी क्योर हो और जो डेथ का उनका नंबर्स है वो कम किया जा सके। तो ये दिस विल बी द जॉइंट नेशनल लेवल प्रोजेक्ट। ओके, ये जो स्टूडेंट है वो 10 to 18 ईयर्स, जो क्लास है 6 to 12 क्लास है। एफर्ट विल बी मेड टू इनकलकेट द हेल्दी लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस अमंग द स्टूडेंट एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द आयुर्वेदा। तो कहीं ना कहीं हम लोकल अपना जो मेडिसिन है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो सेंटर इंक्रीजेज FRP। तो शुगर के लिए FRP होता है MSP की जगह पे, तो प्लीज याद रखिएगा FRP होता है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, और MSP और FRP दोनों का जो फाइनल डिसीजन होता है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स लेता है, ठीक है ना। तो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, जो फली एस नरमन काफ़ी बड़े लॉयर के रूप में, एडवोकेट के रूप में जाने जाते थे, उनका डेथ हो गया है। इनको पद्म विभूषण भी मिला था। काफ़ी इन्होंने बुक भी लिखा है, जो रिसेंट बुक है बिफोर मेमोरी फेड, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखा है गॉड सेव द सुप्रीम कोर्ट। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। इनका स्टैंड था कई भी एरिया में, जैसे कि सेक्युलरिज्म, फ्रीडम ऑफ द जुडिशरी, इस सब पे इन्होंने लिखा है। जैसे एक एग्जांपल इन्होंने दिया है कि सेक्युलरिज्म पे इनका क्या स्टैंड था। आई हैव बीन ब्रॉट अप टू think and feel that the minority together with the majority are integral part of India, ठीक है। I have lived and flourished in a secular India. In the fullness of the time, if the God wills, would also like to die in a secular India। तो ये यहाँ पे इनका स्टैंड रहा है। कहीं पे भी माइनॉरिटी राइट का वायलेशन हुआ है तो इन्होंने बोला है। जैसे सबरीमाला केस में जब इन्होंने सबरीमाला केस को एक्सटेंड कर दिया कि माइनॉरिटी रिलीजियस का जो इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है उसको भी लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया था। फिर इनका स्टैंड हमेशा रहा है कि जो जुडिशरी जज होने चाहिए वो फेयर एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तभी वो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्शन दे सकते हैं। प्रेस मस्ट सर्व द गवर्न एंड नॉट हु गवर्न, इन्होंने ये भी बोला है कि प्रेस का जो आज की स्थिति है उसको देख के उन्होंने बोला है कि जो लोग कॉमन मैन है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए प्रेस को, जो लोग पावर में है उनको नहीं करना चाहिए। दिस इज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो हमारे एडिटोरियल पेज से है, इलेक्टोरल सीजन एंड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द हेल्थ सिस्टम। तो इन्होंने बोला है कि अभी इलेक्टोरल सीजन आ गया है, पहले क्या था, अभी क्या कंडीशन है। जो प्रॉमिस होता है इलेक्टोरल टाइम पे थोड़ा सा एनालिसिस भी करना चाहिए। तो इन्होंने यूपीए गवर्नमेंट के टाइम पे हेल्थ कंडीशन और जो अभी का एनडीए गवर्नमेंट है उसको थोड़ा सा कंपेयर भी किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जो एनडीए गवर्नमेंट है, जो पुरानी यूपीए गवर्नमेंट है, उसी के कुछ जो प्रोग्रेसिव रिफॉर्म है उसको लेके आगे बढ़े हैं। जैसे इन्होंने बोला है कि एनडीए इंश्योर्ड कंटिन्यूटी ऑफ द पॉलिसी बाय द स्क्रैपिंग मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया एंड इस्टेब्लिशिंग द नेशनल मेडिकल कमीशन। तो ये अच्छी बात है, गवर्नेंस में इससे स्मूथनेस आएगा। फिर इन्होंने कहा है कि जो जीडीपी में शेयर है दोनों का 1.2% जो हेल्थ में जाता है। हेल्थ में अगर टोटल इंडिया का जीडीपी 100 रुपये है तो 1 रुपये 20 पैसे ये हेल्थ में हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दिस इज गुड। ओके, तो इन्होंने और बोला है कि एनडीए आल्सो सेट अप द एडिशनल मेडिकल कॉलेज एंड डबल मेडिकल सीट। तो 317 के मेडिकल कॉलेज नए बने हैं, तो कहीं ना कहीं कैपेसिटी बढ़ा है। फिर इन्होंने कहा लेकिन अभी कंपेयर किया है कि टर्की एंड थाईलैंड फिर इंडिया से, कि जो आईएमआर है, एमएमआर है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है, कितना डिफरेंस जा रहा है परसेंटेज ऑफ द जीडीपी। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर इंडिया में अभी भी कितना भी मेहनत करके 1.08 तक पहुँच पा रहे हैं, लेकिन नॉर्मल ये जो थाईलैंड एंड टर्की है वहाँ पे 2.8 to 3.64% तक जा रहा है। इन्होंने एक एग्जांपल दिया थाईलैंड का, जो उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्टार्ट किया था 2000 में, और तुर्की ने भी किया है इसको
2003 में। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी पॉजिटिव है, जैसे कि उन्होंने देखा कि ड्रास्टिक रिडक्शन इन द पीपल्स फाइनेंशियल बर्डन, रिड्यूस द डिजीज इंसिडेंस, रिडक्शन इन द मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टालिटी, एंड यस इट हैज कंसोलिडेटेड द डोमिनेंस ऑफ द पब्लिक डिलीवरी सिस्टम। इंडिया का देखिए अभी भी मैटरनल मोर्टालिटी है जो काफ़ी लो है, 38% पर 1 लाख है। तो एज कंपेयर टू द ग्लोबल एवरेज 3 टाइम्स है, तो हाई है मोर्टेलिटी रेट। ओके, उन्होंने कहा कि स्टेट सच एज बिहार स्टिल हैव 1 डॉक्टर सर्विंग द 20,000 पॉपुलेशन, ये स्थिति है। 95% of the ailment and disease reduction can be handled by the primary and secondary level। इन्होंने कहा कि टर्शरी लेवल पे तो आप बोल रहे हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन प्राइमरी या सेकेंडरी सही करना है ना। अगर वहीं सही हो जाए तो पहले ही डायग्नोसिस हो जाए, पहले ही डॉक्टर से कंसल्टेशन हो जाए तो बीमारी आगे ही नहीं बढ़े। तो 95% इफ़ यू विल इम्प्रूव तो यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। फिर इन्होंने आगे बोला है कि अगर ये अभी जो फर्दर जो हमारा एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि given our political economy and reforming the restructuring of the health system is not easy, not only do we need strong political leadership that is willing to set the preoccupation with the high end hospital, high tech diagnostic and digitization, but also have the courage to bite the bullet to undertake reform in a synchronized fashion starting from the base। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो है लेवल, वहाँ पे हमें ज़्यादा फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आप टर्शरी पे चल जाए, जैसे अभी की गवर्नमेंट बोल रही है कि हमने 5 लाख रुपए टर्शरी पे दे दिया, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हॉस्पिटल नहीं है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल पे। यही इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वी नीड टू वर्क इन दिस एरिया। ओके, तो इन्होंने बोला कि चैलेंज अभी भी है reform में, like the challenge is to understand the current system of the healthcare and have the imagination designed to process the reform while building implementation capacity at the district level by training the and upskilling the existing staff। तो this is the main thing, you have to upskill as well as skill this staff medical expert on a ground level। you have to create infrastructure, you have to ensure that the doctors attending the these patient in a proper manner and in the time bound manner and on the timely availability of these doctors। this is all about। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है कि बियॉन्ड शेल्टर डेवलप्स नीड विद इन द 4 वॉल्स। जैसे हमें सिर्फ मकान नहीं चाहिए होता है, घर के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए। जैसे आपने मकान बना दिया, फिर उसमें इतनी ज़्यादा गर्मी है कि वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो वो मकान बना के देने का क्या फ़ायदा है। तो इन्होंने ये बोला कि जो अभी हमारी फिनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि वी विल गोइंग टू कंस्ट्रक्ट 2 करोड़ ऑफ एडिशनल हाउस इन द ग्रामीण एरिया एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू प्रोवाइड द न्यू हाउसिंग स्कीम फॉर द मिडिल क्लास। तो इन्होंने कहा कि ये जो प्लान होना चाहिए वो बेटर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ भी घर बना के दे रहे हैं, बाद में वो सस्टेनेबल नहीं है। Where the emphasis on the mass production and prioritization, speedy cost, ease of construction over the factors such as the thermal comfort and implementation of the low carbon infrastructure। तो यही इन्होंने बोला है कि थर्मल कंफर्ट कि अंदर बहुत गर्मी नहीं लगे और ठंड के दिन में ऐसा नहीं हो कि बहुत ठंड हो, तो थोड़ा ये भी ध्यान में रखना चाहिए, और जो कार्बन इमिशन है वो थोड़ा लो होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि सिर्फ आप अगर आप जाते हैं कि एक इन्होंने तरीका दिया है कंस्ट्रक्शन का, मीवान कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम फॉर्म वर्क होता है, और इसकी एक अच्छी बात है कि ये रिसाइकलेबल है, रीयूजेबल है। लेकिन यहाँ पे ये है कि ये सस्टेनेबल नहीं है इन्वायरमेंटली। यहाँ पे हीट स्ट्रोक एंड हीट स्ट्रेस काफ़ी रहेगा। तो इनका कहना है कि अगर ऐसे कंडीशन में है फिर तो वहाँ पे फैंस, कूलर्स एंड एसी की जो ज़्यादा होगी, और अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा एसी और कूलर्स यूज करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो एक तो इकोनॉमिक स्ट्रेस आ गया, दूसरा हो गया कि जब इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होगी तो एमिशन ज़्यादा होगा। अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए हमें क्या कोल की जरूरत होगी ना, कोल निकालेंगे, कोल यूज करेंगे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल तो पॉजिटिव इम्पैक्ट की जगह पे निगेटिव इम्पैक्ट चला गया। फिर इन्होंने कहा कि इको निवास संहिता, इन्होंने कहा कि इनिशिएटिव है, इसके अंडर में हम लोग रिसर्च करके जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मकान बनाने की कोशिश करें उस पे ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि सिर्फ एक चीज की जरूरत नहीं होता है जब आप मकान बनाते हो, उसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, मटेरियल सप्लायर, इंड यूजर, ईच विद देयर ओन priorities, constraint and level of awareness regarding the sustainable practice. तो हमें कहीं ना कहीं कन्वर्जेंस लाना पड़ेगा in all this area. So this article is all about, you should know that yes, the housing scheme should be sustainable and affordable both. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया हुआ है कि अगर वीमेन मैरिड हो जाती है तो कई बार हम देखते हैं कि उन्हें निकाल दिया जाता है जॉब से, कि अब तो शी विल बी नॉट एबल टू हैंडल द वर्क प्रेशर। और ये सिर्फ प्राइवेट में नहीं, गवर्नमेंट कंपनी में भी हुआ है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी हुआ है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हुआ है, यहाँ तक मिलिट्री नर्सिंग सर्विस का ये केस है, 1988 का केस है, उसका जजमेंट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 60 लाख का कंपनसेशन गवर्नमेंट को देने को कहा था। तो यहाँ पे बोला है कि ये इलीगल है। अब कहीं पे भी अगर ऐसा कह के आप रूल भी बनाते हैं, वो रूल इनवैलिड हो जाएगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को याद रखिएगा कि जब भी आप वुमेन इंपावरमेंट या वुमेन से रिलेटेड लिखे तो ये जजमेंट याद रखिएगा, इसका आप लिख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि वीमेंस का ऑलरेडी पार्टिसिपेशन लेवल 4 में 19% के आसपास अभी चल रहा है, और ऑलरेडी उनको जो बैरियर होता है वो मेन और अदर पर्सन्स के कंपेरिजन में अधिक होता है। जैसे कि एजुकेशन बैरियर होता है, बाहर जाके उन्हें नहीं पढ़ाया जाता है। एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट उनके लिए होता है कि नाइट शिफ्ट, प्लेस, लोकेशन सब देखना पड़ता है, मेन को नहीं देखना पड़ेगा। फिर होता है कि इंटरव्यू में लॉट ऑफ द क्वेश्चन दे आर आस्किंग दैट इज नॉट कंफर्टेबल फॉर द द वीमेन। ओके, तो यहाँ देखिए ना, पर्सनल क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछते हैं कि अच्छा प्लानिंग क्या है शादी के बाद, शादी कब करनी है। दिस आर द थिंग द मेन कैंडिडेट आर नेवर बीइंग आस्क्ड, दिस इज द थिंग दैट शुड बी अवॉइडेड। तो यू शुड रिमेंबर ऑल दिस थिंग। अदर जो दूसरा वाला यहाँ पे है एडिटोरियल, वो अभी चंडीगढ़ में जो इलेक्शन हुआ था मेयर का, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उस पे है। ऑलरेडी हमने देखा है कि कैसे वहाँ पे रिगिंग हुआ था, जो वहाँ का गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन था, दैट हैज द एफिलिएशन विद द बीजेपी, एंड यस द सुप्रीम कोर्ट टेक इट वेरी सीरियसली। और यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिस वाज लाइक द फ्रॉड एंड दिस इज सबवर्टिंग द कोऑपरेशन बिटवीन द कांग्रेस एंड आप विच वाज द पार्ट ऑफ अपोजिशन इंडिया ब्लॉक। तो इसको लेके उस समय जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे उन्होंने मजाक उड़ाया था कि जो अपोजिशन है उसका आपस में जो वो अर्थमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, इन्होंने कहा था अर्थमेटिक्स एंड द केमिस्ट्री है वो सही नहीं है। 20 उनके पास नंबर है फिर भी नहीं बना पा रहे। इन्होंने कहा था कि वो आपस में लड़के हैं, लेकिन रियलिटी ये था कि वो 20 दिए थे और जो रिटर्निंग ऑफिसर था ही वाज नॉट न्यूट्रल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि जो केरला में चल रहा है वाइल्ड लाइफ और जो ह्यूमन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, उन्हीं का इन्होंने बोला है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दिस इज द कॉरिडोर जो एनिमल्स का है वो हम इंक्रोच कर रहे हैं, और उसके कारण जो उनका पाथ होता था वो अब ह्यूमन एरिया में, ह्यूमन सेटलमेंट में चला जाता है। तो एक बार देखते हैं कि क्या है ये कॉरिडोर। जैसे यहाँ पे एक फॉरेस्ट हुआ, फिर एक फॉरेस्ट यहाँ पे हुआ, फिर एक फॉरेस्ट यहाँ पे है। अब क्या होता था, इसके बीच में एक कनेक्टिंग पाथ होता था जिससे एनिमल्स यहाँ से आ जाते थे, क्योंकि ये सफिशिएंट नहीं है, एनिमल के लिए एक लार्ज एरिया चाहिए होता है कि सरवाइव करने के लिए। फिर यहाँ से यहाँ कॉरिडोर होता था, ठीक है ना, फिर यहाँ से यहाँ कॉरिडोर होता था, ये जाते थे। तो ये पासेस था, होते थे। अब इधर बीच में सेटलमेंट है तो इधर नहीं आते थे, इधर से ये भी फॉरेस्ट एरिया टाइप का होता था, ये भी तो निकल जाते थे। अब क्या हुआ, इंसान हर जगह जाना चाहता है, अब वो यहाँ यहाँ जाके खेती करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे उन्होंने तार लगा लिए किल वाले कि ये अंदर जा ही ना पाए। अब खेत बचाने के लिए इन्होंने ये, अब इनको यहाँ से वहां जाना है, अब यहाँ से उनका फूड, और ये होता है ना सीजनल होता है, ऐसा थोड़ी है कि जानवर खेती करते हैं कि और बोरे में रख लेते हैं, इनको तो होता है कि हमेशा घास फूस पत्ते यही खाने होंगे। अब यहाँ पे उन्होंने खा लिया, फिर यहाँ जाके खाते थे, इधर वाले इधर आ जाते थे, तो ऐसा होता था। अब जब यहाँ पे मैं खेती स्टार्ट कर दूंगा और यहाँ कटीले तार लगा लूंगा, अब ये क्या करेंगे, ये यहाँ की जगह पे अब इधर आएंगे, यहाँ इंसान रहता है अपना घर बना के।
अब यहाँ आना स्टार्ट होंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही। तो यही उन्होंने बोला है कि कॉरिडोर का जो इंक्रोचमेंट है, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। 24% ऑफ द कॉरिडोर वर अंडर द रिजर्व फॉरेस्ट एंड 76 अंडर द फॉरेस्ट एग्रीकल्चर एंड टी गार्डन एंड ह्यूमन सेटलमेंट। ये हालत है, 76% टी गार्डन इन सबों में है। अब क्या है, इधर ही आएंगे। फिर इन्होंने कहा कि लॉस ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी एंड हैबिटेट एंड यस रिजल्टेंट कन्फाइनमेंट ऑफ द वाइल्ड लाइफ टू द फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट। तो यही बोला, इन्होंने नंबर्स दिए हैं कितना अभी कैजुअलिटी है लास्ट 10 ईयर्स में। फिर इन्होंने बोला है कि अभी और जो प्रैक्टिस है क्रॉपिंग पैटर्न सच एज द ट्रेंड ऑफ मोनोकल्चर प्लांटेशन एंड द यूज ऑफ पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड, ये जो सॉइल को डिप्लीट करता है, इनफर्टाइल बनाता है। अब इसके कारण जो yield है वो कम हो गया है। बिसाइड दैट द डिजीज इम्पैक्टिंग द प्लांटेशन डिस्पाइट द फेवरेबल मार्केट प्राइस, तो ओवरऑल yield कम होने लगता है। अब बिसाइड दैट वर्सन बाय द क्वायरिंग भी होता है, डिफॉरेस्टेशन एक्टिविटी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द मोनोकल्चर प्लांटेशन एंड द टूरिस्ट इंडस्ट्री। और यहाँ बोला कि टूरिज्म तो आजकल हर जगह इन्होंने भेज दिया है और बोला कि टूरिज्म से कुछ इम्पैक्ट ही नहीं पड़ता है। ऐसा है कि कोई ऐसा पीक नहीं है, कोई ऐसा लेक नहीं है, सेंचुरी वाटरफॉल जहाँ पे टूरिस्ट को अब बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। तो दिस इज द अदर रीजन, इन्वेसिव प्लांट्स, कैटल ग्रेजिंग, फॉरेस्ट फायर, ये सब डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो यू शुड नो, इतना जानने के लिए 2-4 पॉइंट तो आराम से है। आराम से अगर क्वेश्चन आता है तो ये सब आप लिख सकते हैं, जैसे कि जो कॉरिडोर है उसको इंक्रोच किया है, जो मोनोकल्चर है, प्लांटेशन है, इन्वेसिव स्पीसीज प्लांट्स, ये सब है। तो इतने पॉइंट्स तो है, यू कैन राइट। और इसका सोल्यूशन क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट है उसको हटाइए, एक सेटलमेंट हो, ठीक है ना, जहाँ पे सेटलमेंट कन्फाइंड हो, और जो क्रॉपिंग पैटर्न हो वो लोकल जो डाइवर्सिटी है, लोकल जो प्लांट्स है उस पे बेस्ड होना चाहिए। तो आप ये सब लिख सकते हैं। इंडिया का जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट है वो राइज हुआ है, दिस इज द गुड थिंग, फ्रॉम द 1% टू 2.5% इन द लास्ट डिकेड, मतलब 10 सालों में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। लेकिन इन्होंने कहा है कि ठीक है इंक्रीज तो हुआ है, पर इंक्रीज का जो एम था उतना नहीं हुआ जितना हम चाहते थे। 110 बिलियन डॉलर पहुंचना चाहते थे, अभी 10 बिलियन डॉलर भी नहीं पहुंच पाए। जो एम बनाया था कि 2025 तक हम 110 बिलियन जाएंगे, 2024 आ गया, 10 बिलियन भी नहीं पहुंच पाए। ओके, लेकिन यहाँ पे बोला है कि कैपेसिटी ऑफ इंडियन मार्केट इज द 5 बिलियन एंड यस, गवर्नमेंट कह रही है कि ये हमने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चलाया था उसके कारण, प्रोडक्टिव लिंक इंसेंटिव स्कीम का मतलब कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है उसके ज़्यादा अगर आप इस एरिया में, गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि ये एरिया जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें अगर आप प्रोडक्ट्स करेंगे तो कुछ टैक्स कम कर देंगे, कुछ आपका 100 रुपए का बना रहे हैं तो 20 रुपए गवर्नमेंट दे देगी। गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि जो हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, दूसरी चीज एम्प्लॉयमेंट बढ़े, तो इसके लिए हम कर रहे हैं। तो इंक्रीज तो हुआ है, लेकिन जो इंक्रीज होना चाहिए, जैसे कि चाइना उसको डोमिनेट करता था इस मार्केट को, लेकिन धीरे धीरे चाइना में रेट इंक्रीज हुआ, तो चाइना में जो कंपनियां थी वो चाहती थी कि किसी और नेशन में, किसी और रीजन में जाए ताकि हमें सस्टेनेबिलिटी मिले। लेकिन इंडिया ने वो मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया, उसकी जगह पे वियतनाम ने वो मार्केट कैप्चर किया है, और वियतनाम का जो ग्रोथ है काफी हाई है। जैसे 10 साल पहले देखे तो इंडिया और वियतनाम दोनों का 1% था ओवरऑल एक्सपोर्ट से, ग्लोबल एक्सपोर्ट में जो शेयर था। अभी वियतनाम का 12.5% है, इंडिया का सिर्फ 2.5% है। तो प्लीज रिमेंबर दैट हमने स्टेप लिए थे ताकि इंपोर्ट हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा सकें। जैसे कि जब हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसके जो पार्ट होते हैं कुछ हमें बाहर से मंगाने पड़ते हैं, तो इंडिया ने जो जो बाहर से आ रहे थे उसका इंपोर्ट ड्यूटी कम किया था, 15 to 10 किया था। जैसे कि लेंस जो लगता है स्मार्टफोन में, बैटरी के लिए किया था, बैक कवर के लिए किया था, ठीक है, किया तो था, लेकिन कई चीजों में इन्होंने नहीं कर पाए थे। जैसे कि ये 20% टैक्स अभी भी है चार्जर एंड द सर्किट बोर्डर्स पे, ठीक है। तो ये सब अभी करने की जरूरत है। तो आगे इन्होंने बोला कि वियतनाम ने कैसे ग्रो किया है। अभी जो वियतनाम का शेयर है, चाइना का तो 50% है ग्लोबल में, चाइना 50% है, वियतनाम का यहाँ पे दिया है कि 12% है, इंडिया अभी भी 2.5% है। तो दिस इज ऑल अबाउट।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज ऑन फाइनेंशियल डिवोल्यूशन अमॉन्ग स्टेट्स। तो टैक्सेशन इंडिया में ऐसा है कि टैक्स कुछ टैक्स तो स्टेट लेता है, कुछ टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है, कुछ टैक्स लोकल गवर्नमेंट लेता है, लेकिन मेजर चंक 80% ऑफ जो पैसे होते हैं वो सेंटर के पास जाते हैं। टैक्सेशन का पावर जो है बहुत कम स्टेट के पास है। तो अब सेंटर के पास इतना ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के पास ज़्यादा है, तो जो हम टैक्स अमाउंट होता है उसको डिवाइड कर देते हैं कि कुछ सेंटर रख लेगा, कुछ स्टेट रख लेगा। सेंटर के पास में भी कुछ एरिया है जहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डिफेंस का एरिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और भी जो बड़े बड़े नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी है जैसे एजुकेशन में, तो जो नेशनल हाईवेज हैं ये सब, तो पोर्ट्स हैं, जो ये सब तो सेंटर बनाता है, तो उसको भी चाहिए। लेकिन स्टेट के पास भी काफ़ी होता है, जैसे कि स्टेट को बेसिक एजुकेशन देखना पड़ता है, बेसिक हेल्थ देखना पड़ता है, स्टेट को स्टेट रोड्स, ग्राम के जो विलेज रोड्स होते हैं उसको देखना पड़ता है। तो लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स हैव, बट द शेयर इज नॉट दैट, दैट्स व्हाई देयर इज द डिवीजन ऑफ दिस टैक्सेस। तो इसका एक वर्टिकल डिवीजन होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल क्या होता है, थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल ये होता है कि अब मानिए टैक्स का ये अमाउंट है, पूरा अमाउंट टैक्स का ये रहा। अब इसको वर्टिकल करेंगे कि सेंटर और टोटल स्टेट एक तरफ आ गए। ये हो गया वर्टिकल कि अगर 100 रुपये है तो 60 रुपये इसको दे दिया, 40 रुपये अब इसको स्टेट्स को दे दिया। अब हो गया कि हॉरिजॉन्टल डिवाइड। अब इन जो 40 रुपये दिया स्टेट्स को, इसमें एक स्टेट थोड़ी है, इसमें तो बहुत से स्टेट है। अब सारे स्टेट्स को इसमें से डिवीजन होगा, किसी को 2 रुपए, किसी को 5 रुपए, किसी को 3 रुपए, किसी को 8 रुपए, किसी को 1 रुपए, किसी को 50 पैसे दे देता हूँ। ऐसे ऐसे डिवीजन है। तो दिस इज द डिवीजन। तो क्राइटेरिया कौन बनाता है? सबसे पहली बात की कॉन्स्टिट्यूशन में दो प्रोविजन आप याद रखिएगा इसमें दिया हुआ है। आर्टिकल 270 जो होता है वो बोलता है कि हाउ देयर शुड बी द स्कीम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट टैक्स प्रोसीड कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, और इसको करेगा कौन? ये तो है कि डिवीजन होना चाहिए। कौन करेगा? फिनेंस कमीशन होता है, वो करेगा। वो आर्टिकल 270 के अंडर में बनाया जाता है। अब ये है कि जो इनका रिकमेंडेशन है उसके बेसिस पे ही दिया जाता है। तो जो हॉरिजॉन्टल डिवीजन है बिटवीन द स्टेट्स, उसमें भी बोला जाता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। जो साउथ के स्टेट्स हैं उनको जितना मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता है, नॉर्थ के जो स्टेट है उनको जरूरत से ज्यादा मिलता है, ऐसा एलिगेशन है साउथ से। क्राइटेरिया क्या क्या फिनेंस कमीशन लेता है? जैसे कि इन्होंने लिया कि इनकम डिस्टेंस। इनकम डिस्टेंस में क्या होता गया कि जो सबसे ज्यादा, कई स्टेट हैं, एक स्टेट टॉप पे होगा जिसका पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगा और दूसरा स्टेट जिसका अपना होगा, और कंपेयर करेंगे कि कितना डिस्टेंस है। तो ये लिया जाता है पहला। फिर पॉपुलेशन लिया जाता है। पहले पॉपुलेशन 1971 लिया जाता था, लेकिन अब हम 2011 का ले रहे हैं। फिनेंस कमीशन का जो रिपोर्ट था 2015-20 में डिवाइड किया था, तो हमने 2011 का लिया था। ठीक है, तो इसका भी 2011 का पॉपुलेशन लेने को लेके भी साउदर्न स्टेट विरोध करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो हमारा पॉपुलेशन है वो हमने कंट्रोल कर लिया तो पॉपुलेशन कम हो गया। अब पॉपुलेशन ज्यादा नॉर्दर्न स्टेट का इन्होंने कंट्रोल नहीं कर पाया। 1971 के पास काफी एक्सप्लोजन हुआ है नॉर्दर्न स्टेट, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, इन सब में। लेकिन साउथ के जो स्टेट हैं, केरला हुआ, तमिलनाडु हुआ, आंध्र, तेलंगाना, इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, तो ये इसका भी विरोध करते हैं। फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को भी लेते हैं। ठीक है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी, फिजिकल डिसिप्लिन एंड टैक्स एफोर्ट, ये सब लेके लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इसमें देखते हैं कि ये देखिए यूपी और बिहार का शेयर जो उनको मिलता है टैक्स में, जितना वो देते हैं कंट्रीब्यूशन और जितना उनको मिलता है, तो कितना हाई है। साउदर्न स्टेट का लो है, महाराष्ट्र का देखिए, कर्नाटका का देखिए, इतना कम है, क्योंकि इनके जो टैक्स होता है ये ज्यादा टैक्स देते हैं, मिलता कम है, ऐसा इनका भी मानना है। ठीक है ना? तो यही डिस्कस हुआ है इसमें कि दिस शुड बी, देयर शुड बी द फेयरनेस इन द डिवीजन। और उसके लिए इन्होंने कहा कि जैसे जीएसटी काउंसिल में स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, फिनेंस कमीशन में केवल सेंटर का रिप्रेजेंटेशन होता है। 5 मेंबर का होता है और पांचों प्रेसिडेंट्स करता है, और नॉमिनेशन होता है 5 ईयर्स में एक बार। तो इन्होंने कहा कि जैसे जीएसटी काउंसिल में स्टेट का भी रिप्रेजेंटेशन होता है ना, वैसे आप इसमें भी लाइए। जीएसटी काउंसिल में स्टेट का रिप्रेजेंटेशन होता है, वैसे फिनेंस कमीशन में भी लाइए, तब जाके सही से होगा। फिर इन्होंने कहा कि सेस एंड चार्ज जो होता है सेंटर का,
वो डिवीजन नहीं होता है, वो सेंटर का ही हिस्सा हो जाता है, वो सेंटर नहीं निकाल के देता है और उसमें से डिवीजन नहीं होता है, स्टेट को हिस्सा नहीं मिलता है और वो 23% है ऑफ द ग्रॉस टैक्स रिसीट्स। तो यहाँ पे स्टेट्स कहते हैं कि ये जो है उसको कम कीजिए, एक तो आप शेयर नहीं दे रहे हैं, सब आपका है। सेस एंड सरचार्ज क्या होता है, थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। सेस और सरचार्ज टैक्स ऑन द टैक्स होता है। टैक्स जैसे कि आपने कोई सामान 100 रुपए का खरीदा और अगर 10% टैक्स है तो कितना आपको देना पड़ेगा, 10 रुपए। 100 रुपए का सामान है, 10% है तो 10%। अब ये तो टैक्स हो गया। अब इस पे मैं कहूँ कि इस पे जो है सेस लगेगा 10%। तो सेस इस 100 रुपए पे नहीं लगेगा, जो टैक्स 10 रुपए आएगा ना इसका 10% निकालेंगे, वो होगा 1 रुपए। 1 रुपए हो गया सेस। सरचार्ज मोर स्पेसिफिक होता है, उसको जैसे सेस को बता देते हैं कि सेस स्पेसिफिक होता है और कि हम एजुकेशन के लिए ले रहे हैं, हम रोड बनवाएंगे, हम हेल्थ में लगाएंगे, लेकिन सरचार्ज में कोई डिफाइन नहीं करते, वो जैसा मन करे सेंटर वैसा यूज कर सकता है। तो दिस इज अबाउट द डिफरेंस। तो यही चल रहा है, इसी पे मुद्दे पे बहस चल रहा है कि क्या कैसे डिवीजन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेट जनरेट 40% ऑफ द रेवेन्यू एंड बियर द 60% ऑफ द एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर स्टेट का है उनके पास ज्यादा है और दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फॉर द मोर शेयर। तो यही है, आपको इस पे क्लियरिटी होना चाहिए। यूपीएससी ने भी क्वेश्चन भी पूछा है, पिछली साल भी एक क्वेश्चन पूछा था। लेट्स सो दिस क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग demographic performance, forest and ecology, government reform, stability, tax and fiscal effort। क्वेश्चन है कि फॉर हॉरिजॉन्टल टैक्स डिवोल्यूशन द 15th finance commission used how many of the above as criteria other than population, area and income distance। So the question only 2, only 3, only 4, only 5। the correct answer will be only 3। why? ये है, अभी हमने देखा था फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी भी देखा था, कहीं पे भी गवर्नेंस रिफॉर्म नहीं था, तो ये नहीं था। स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था क्योंकि उन्होंने स्टेबल हुआ अनस्टेबल इसकी बात तो कही नहीं है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट था, तो ओनली 3 हो जाएगा। 2011 में भी पूछा है क्वेश्चन, ये 2011 का क्वेश्चन है। With reference to the Finance Commission, which of the following is correct? It encourage the inflow of foreign capital for the infrastructure development, it facilitate the power of distribution of finance among the public sector undertaking, ensure transparency in financial administration। None of the statement A, B, C। Okay. So what is the correct answer? It encourage the inflow of the foreign capital for the infrastructure। ये तो गलत हो गया। It facilitate the power distribution of finances among the public sector undertaking। ये तो गलत हो गया। It ensures transparency in the financial administration। ये भी गलत हो गया। So the correct answer none of the ABC, D will be the correct answer। So I hope we have covered most of the areas for the today discussion। We will complete and we will conclude our session here। Thank you for joining the session। All the best। Jai Hind।